हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे जेएसएससी जेई का आपका सेट नंबर 12। यहाँ पर स्टूडेंट 7 प्रॉब्लम है। 7 प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सातों प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बेसिस प्रॉब्लम है, तो सातों प्रॉब्लम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा स्टूडेंट। तो आपको क्या करना, पेन निकालना, कॉपी निकालना, कॉन्सेप्ट को लिखना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को समझना है और क्या करना, बनाना है। यदि आपको आता है तो इस प्रॉब्लम को क्या करना स्टूडेंट, सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप, और हमसे क्या करना, आंसर को मैचिंग करना है। चलो स्टूडेंट, हम सॉल्व करते हैं। ये आपका 6 प्रॉब्लम दिया गया है। ये आपका सेट नंबर 12 है। जेएसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं स्टूडेंट। ये आपका कितने प्रॉब्लम है, 7 प्रॉब्लम लिए हैं। 7 प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला के साथ साथ प्रॉब्लम को क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। वो कॉन्सेप्ट को क्या करना, आपको नोट करना है और आपको याद रखना है कि कौन सा प्रॉब्लम में कौन सा कॉन्सेप्ट का क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंप्लीमेंट हो रहा है। चलो स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम देखते हैं कि पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, द वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट। यहां पर आपका क्या स्टूडेंट, वेरियस एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। एक आपका रेजिस्टेंस है, एक आपका इंडक्टेंस है, एक आपका क्या कैपेसिटेंस है। इसमें आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो स्टूडेंट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपका क्या 3 वोल्ट है। इंडक्टर के केस में आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपका 14 वोल्ट है, और कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा स्टूडेंट वो आपका क्या है, 10 वोल्ट है। चलो स्टूडेंट, ये आपका एसी सिग्नल है। ये वेव जो दिया गया, एसी दिया गया है। यहां पर करंट जो होगा वो क्या होगा, आई होगा। आपसे पूछ रहा है कि इनपुट वोल्टेज मतलब ये वीनेट का वैल्यू क्या होगा। ईच एंड इंडिविजुअल का वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप 3 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप 14 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा 10 वोल्ट है। ठीक है, चलो आप चीजों को समझते हैं। एक फॉर्मूला आपको स्टूडेंट बताए थे, एक फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट बताए थे पिछले क्लासेस में। वह फॉर्मूला आपको क्या करना स्टूडेंट, याद रखना। क्या फॉर्मूला बताए थे आप ही बताओ। तो जब भी आपका सीरीज RLC सीरीज सर्किट हो, RLC सीरीज सर्किट हो, तो आपको बताए थे कि वीनेट का जो फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा रूट ओवर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस का स्क्वायर होगा, प्लस क्या हो जाएगा VL माइनस क्या हो जाएगा VC का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, होल स्क्वायर हो जाएगा। यही बोले थे आपका क्या होगा, V नेट होगा। यही वैल्यू पूछ रहा है। चलो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप कितना दिया गया, 3 दिया गया स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे बताओ, 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है स्टूडेंट वो आपका क्या है 14 वोल्ट है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर जो है वो 10 वोल्ट है। 14 माइनस 10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 14 में से 10 जाएगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 को रूट से बाहर करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। क्या होगा 5 वोल्ट होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट, जो प्रॉब्लम नंबर 1 का जो आंसर होगा वो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या दिया गया 3 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर कितना दिया गया 14 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कितना दिया गया 10 वोल्ट दिया गया है। कुछ भी नहीं था, बेहद इजी प्रॉब्लम था। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप 1 सेकंड में क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला लगेगा। इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ये फॉर्मूला आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। क्या लिखे तो वीनेट इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला को याद रखोगे, रूट ओवर VR का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा VL माइनस क्या हो जाएगा VC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 1 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला बता चुके हैं पिछले क्लासेस में। चलो स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 भी बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर 2 में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा उसको देखेंगे, उसके बाद इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। चलो, आपका प्रॉब्लम नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। तो आपको ये क्या करना है, फॉर्मूला को क्या करना है, नोट करना है। यदि सिंपल फॉर्मूला पूछता तो सिंपल क्या करते आप, फॉर्मूला को लिख डालते। चलो अब देखो, अब चीजों को समझो। प्रॉब्लम नंबर क्या है 2 है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये भी कॉन्सेप्ट को क्या करना है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, याद रखना है। प्रॉब्लम नंबर क्या 2 का कॉन्सेप्ट। चलो अब देखो, ये सर्किट दिया गया है। ये सर्किट
सर्किट दिया गया, इस सर्किट का क्या निकालना, टाइम कांस्टेंट निकालना। ठीक है, चलो स्विच को आप क्या करो, स्विच को क्लोज कर लो, स्विच को क्लोज कर लो। 10 वोल्ट दिया गया, यहां पर R है, यहां पर 2R है, यहां पर क्या है, C है। चलो यदि आपका कोई भी सर्किट में R और C नजर आए, R और C नजर आए, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर नजर आए, रेजिस्टेंस एंड क्या नजर आए, कैपेसिटर नजर आए, R एंड C नजर आए, तो टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होगा उसको आप नोट करो अपने कॉपी में। टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट टाउ, टाउ से दिखाते हैं टाइम कांस्टेंट को, ये आपका हो जाएगा R इक्विवेलेंट, सर्किट का R इक्विवेलेंट और क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है। इसको दोनों को गुना करोगे, जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वही आपका क्या होगा स्टूडेंट, टाइम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब टा का जो वैल्यू होगा, टाइम कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, R इंटू क्या होगा, C होगा। आपको क्या करना है, याद रखना है, R इक्विवेलेंट इंटू C। तो R के इक्विवेलेंट के जगह पर R लिख रहे हैं और C इक्विवेलेंट के जगह पर क्या लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं। तो आपको याद रखना होगा कि यदि RC सीरीज सर्किट या कुछ भी सर्किट दिया जाए, उसका टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्या होगा, RC होगा। चलो अब देखते हैं R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहां पर एक ही C है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C होगा, बट R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका स्टूडेंट, पहले कैपेसिटर को क्या करेंगे हम लोग, ओपन कर लेंगे। कैपेसिटर को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, और कैपेसिटर को ओपन करने के बाद कैपेसिटर के थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे। कैपेसिटर के थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे। चलो देखो बेहद इंपॉर्टेंट है, पहले क्या करते हैं, स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आपका क्या R है, इधर आपका क्या है 2R है, इधर आपका क्या है 2R है। देखो ये आपका क्या है R है और ये स्टूडेंट क्या है 2R है। अब क्या करना है, कैपेसिटर को आपको क्या कर देना, ओपन कर देना है। एक कैपेसिटर को ओपन कर दिया और यहां से हम लोग को क्या निकालना होगा, R इक्विवेलेंट निकालना होगा। जब इधर से आप देखोगे तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2R और R का कनेक्शन कैसा होगा, इधर से देखोगे तो पैरेलल कनेक्शन होगा, तो 2R गुना क्या हो जाएगा R डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 2R प्लस क्या होगा R। इसका मतलब दोनों का पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल का फॉर्मूला बताए थे R1 गुना R2 डिवाइडिंग बाई R1 प्लस क्या होगा R2 होगा। R1 के जगह पर R और R2 की जगह पर 2R रखो फॉर्मूला में और इसको सॉल्व करो, तो 2R का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा 2R बाई क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। चलो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रहा, तो टाइम कांस्टेंट को टाउ से, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट गुना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना में आया, 2R बटा कितना आया 3 आया, और C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, C होगा, अकेले C है। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 2RC बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इस सर्किट का क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला को याद रखना है। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू क्या होगा, C इक्विवेलेंट होगा। जब सर्किट में क्या रहे, R और क्या रहे, C रहे, R और क्या रहे, C रहे, तब टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होगा टाउ इज इक्वल टू R इंटू C। याद रखोगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम हॉल में इस तरह का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। चलो स्टूडेंट, यदि आपका RNL सर्किट रहे, RNL सर्किट रहे और टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए बोले, तो ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला से प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है और आपका क्या पूछा जा सकता है, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो टाइम कांस्टेंट यदि LR सर्किट रहे तो टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होगा L बटा क्या होगा R होगा। इसका मतलब टाउ का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, L बटा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। इसका मतलब LR सर्किट रहे और टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए बोले तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई क्या हो जाएगा R हो जाएगा। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। या तो बोल सकते हैं टाउ इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट बाई क्या बोल सकते हैं, R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। यदि आपका सर्किट कैसा रहे, RNL सर्किट रहे, ये दोनों फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। यदि RC सर्किट रहे तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होगा, और यदि आपका स्टूडेंट LR सर्किट रहे तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। यही कॉन्सेप्ट को बताना था मेरे को, इसीलिए इस प्रॉब्लम को लिए थे स्टूडेंट। तो ये प्रॉब्लम का ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी जाके टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, 2 नंबर का ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, 2 नंबर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलो स्टूडेंट, अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 भी बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा स्टूडेंट। वो कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। उससे आपका एग्जाम हॉल में यदि प्रॉब्लम आएगा तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो।
सकते हो। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट कि प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा, चलो देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन को हम लोग क्या देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या है, RLC सर्किट है, बट यहां पर कनेक्शन कैसा है, RLC सर्किट का कनेक्शन कैसा है, तो आप बोलोगे कि सर RLC सीरीज, RLC का कनेक्शन जो है वो आपका क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब यदि आपका इस तरह का सर्किट मिले RLC पैरेलल सर्किट, वहां पर आपको बता चुके थे सीरीज सर्किट, यहां पर बताएंगे आपको पैरेलल सर्किट। यदि आपको इस तरह मिले पैरेलल सर्किट मिले, R और L और C का कनेक्शन कैसा हो, पैरेलल हो, तो आप क्या निकालोगे स्टूडेंट, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज आपका सेम होता है, करंट आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो डिफरेंट होगा उसी का फॉर्मूला को लिखना है स्टूडेंट। तो आप लिखोगे कि यहां पर जो आईनेट का फॉर्मूला होगा, आईनेट का जो फॉर्मूला होगा पैरेलल में, वो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। IR का क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है, प्लस क्या लिखना है, IL, माइनस क्या लिखना है, IC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला को क्या करोगे, याद रखोगे। आईनेट इज इक्वल टू रूट ऑफ IR का स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। पैरेलल में क्या होता है, करंट आपका क्या होता है, डिफर होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला होगा। क्योंकि उसमें बताए थे VNet इज इक्वल टू, किसमें, सीरीज में, VNet इज इक्वल टू रूट ओवर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, जब कनेक्शन क्या होगा, सीरीज में होगा। बट ये कनेक्शन कैसा स्टूडेंट, पैरेलल है। चलो देखो, अब देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट कितना पास कर रहा है, 3 एंपियर पास कर रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट IR का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 3 एंपियर होगा। चलो ठीक है, IL का जो वैल्यू होगा, इंडक्टर के अक्रॉस में करंट जो पास कर रहा है वो आपका क्या, 1 एंपियर है। कैपेसिटर के अक्रॉस में जो करंट पास कर रहा है स्टूडेंट वो आपका क्या है, 5 एंपियर है। तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट को लिखना है 5 एंपियर। चलो जो गिवन डाटा था उसको आपने क्या किया, नोट डाउन कर लिया। अब आपको फॉर्मूला का यूज करना है कि आईनेट का वैल्यू क्या होगा। तो आईनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर IR का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, IL माइनस IC का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 माइनस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से मिलेगा आपका -4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिलेगा, 9 और क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 रूट से बाहर आएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 5 एंपियर आ जाएगा। इसका मतलब ये आमीटर जो करंट मेजर करेगा वही आपका क्या होगा, आई होगा। और आमीटर कितने अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेगा स्टूडेंट, वो आपका आई जो वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, 5 एंपियर होगा। इसका मतलब आमीटर जो रीडिंग करेगा वो कितने एंपियर का करंट को रीडिंग करेगा स्टूडेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 एंपियर। क्या हो जाएगा, 5 एंपियर हो जाएगा। यदि आपका डीसी सर्किट रहता है स्टूडेंट तो ये इसको ऐड कर लेते, बट ये आपका सर्किट कैसा है, एसी सर्किट है, इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि एसी में आपका वेक्टर रिजल्टिंग फॉर्मूला लगता है। इसका मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 एंपियर आ जाएगा। तो ये आपको RLC पैरेलल सर्किट रहे तो आईनेट का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। इसको आपको क्या करना, VBI करके याद रखना है। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे स्टूडेंट प्रॉब्लम में। इसका मतलब प्रॉब्लम नंबर 3 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5 एंपियर आ जाएगा। ये आपका 3 का क्या स्टूडेंट सॉल्यूशन है। आप यदि नोट करना चाहते हो तो यहां से लेके यहां तक क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। चलो अब देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 4 बताएंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इफ रेजिस्टेंस इज 20 ohm and inductance is 2 Henry in RL series circuit, the time constant अभी बताए थे, यदि आपका RL सर्किट रहे, RL सीरीज सर्किट रहे, उसका टाइम कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, LY क्या होगा, R होगा। अभी बताए थे, आपको याद रखने के लिए बोले थे। चलो अब देखो प्रॉब्लम नंबर 4 बताते हैं स्टूडेंट कि प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा। इसका मतलब इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा स्टूडेंट, टाइम कांस्टेंट जो होगा LR सर्किट का, सॉरी LR सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं टाइम कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट L बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट किस सर्किट का, जब आपका क्या रहे, जब आपका क्या रहे आपका RL सर्किट रहे, RL सीरीज सर्किट रहे। RL सीरीज सर्किट में आपका टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वह क्या होता है, L बाई क्या होता है, R होता है। या तो बोलेंगे L इक्विवेलेंट डिवाइडिंग बाय क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट
करंट बोलेंगे। बट इंडिविजुअल एल का वैल्यू कितना दिया गया स्टूडेंट, आप ही बताओ एल का वैल्यू कितना दिया गया है। इंडक्टेंस का वैल्यू जो दिया गया वो 2 हेनरी दिया गया है और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 ओम दिया गया है। वैल्यू को पुट करेंगे स्टूडेंट, 2 बाई क्या हो जाएगा 20, इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट 1 बाई 10, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब है इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होगा 0.1 क्या होगा सेकंड होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तभी जाके आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हो। चलो 4 नंबर का कॉन्सेप्ट बता चुके स्टूडेंट, अब आपको बताएंगे 5 नंबर का कॉन्सेप्ट। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बट इस तरह का प्रॉब्लम को एक सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं स्टूडेंट, उसके बाद ये प्रॉब्लम तो बेहद इजी है, इसको समझने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। चलो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, आप प्रॉब्लम नंबर क्या बताएंगे 5 बताएंगे। 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है, इसको आपको समझना होगा कि इस तरह का प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करेंगे। 2 साइनसोइडल इक्वेशन दिया गया स्टूडेंट, चलो 2 साइनसोइडल इक्वेशन दिया गया है। E1 में आपका E1 का ये आपका क्या है एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी प्लस क्या है पाई बाई क्या 4 है। चलो स्टूडेंट अब देखो यहां पर E1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन होता तो ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है थीटा 1 होता। चलो और E2 इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट बी साइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता बी साइन ओमेगा टी माइनस यहां पर क्या दिया गया है थीटा 2 दिया गया है। इसका मतलब E1 का जो एंगल होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा थीटा 1 होगा। थीटा 1 का एंगल कितना दिया गया है आपका, आप ही बताओ क्या दिया गया, पाई बाई 4 दिया गया है और आपका ये आपका थीटा 2 मान लेते स्टूडेंट और थीटा 2 का वैल्यू यहां पर प्लस थीटा 2 यहां पर क्या है माइनस पाई बाई 6 है, तो थीटा को 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये किसके रिस्पेक्ट में आया है E1 के रिस्पेक्ट में आया है स्टूडेंट। ये आपका थीटा 2 किसके रिस्पेक्ट में आया है E2 के रिस्पेक्ट में आया है। थीटा 2 का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपका क्या माइनस पाई बाई 6 है और थीटा 1 का जो वैल्यू है वो क्या प्लस पाई बाई 4 है, विद द साइन लिखेंगे। चलो स्टूडेंट आप समझते हैं ये आपका क्या एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है। अब देखो E1 जो है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, E1 जो है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है आप ही बताओ, आपको हम समझाते हैं। देखो स्टूडेंट ये आपका क्या डायग्राम है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री होगा, आप ही बताओ। ये आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट आप ही बताओ, इधर से कंसीडर करेंगे तो ये आपका 180 डिग्री होगा। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट 270 डिग्री होगा और ये आपका क्या होगा स्टूडेंट 360 डिग्री होगा। यदि हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तब, जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 90 हो जाएगा। ये आपका माइनस 180 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 270 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 360 डिग्री होगा। इसको आपको याद रखना। चलो अब देखो आप चीजों को समझो। अब E1 कितना डिग्री का एंगल बना रहा है पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है स्टूडेंट 45 डिग्री, क्या होता है 45 डिग्री, और पाई बाई 6 का मतलब होता है माइनस 30 डिग्री। इसको आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। याद रखना पाई का वैल्यू क्या होता है 180, 180 भागा 4 करेंगे 45 आएगा, 180 भागा 6 करेंगे पाई का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, पाई का वैल्यू यहां पर क्या होगा 180 डिग्री होगा। पाई का वैल्यू कितना होगा 180 होगा। पाई की जगह पर 180 रखोगे, सॉल्व करोगे 45 आ जाएगा। पाई की जगह पर 180 रखोगे 600 भाग देखो माइनस 30 डिग्री आएगा। चलो अब देखो E1 का एंगल कितना डिग्री बन रहा है, E1 का कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री। इसका मतलब 45 कहां होगा स्टूडेंट, ये होगा यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां से रेफरेंस से आपका थीटा 1 एंगल कितना डिग्री पर बन रहा है 45 डिग्री पर बन रहा है। चलो ठीक है। अब थीटा 2 देखो स्टूडेंट ये किसके कारण आया है, E1 के कारण आया है। E1 जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री पर एंगल पर बना हुआ है 45 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट E2 कितना एंगल पर बना हुआ है, इधर जाएगा क्योंकि आपका माइनस 30 डिग्री है, तो ये 0 और ये क्या माइनस 90 है, 0 और ये क्या माइनस 90 है, तो 30 कहां पर होगा, कहीं यहां पर होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका एंगल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना होगा 30 डिग्री होगा, माइनस क्या होगा 30 डिग्री होगा। चलो ये रेफरेंस लाइन से ये आपका क्या होगा एरो इधर की ओर होगा, ये आपका निगेटिव साइन है, और ये रेफरेंस लाइन से ये क्या होगा इधर की ओर होगा, ये आपका पॉजिटिव लाइन है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये आपका E1 के कारण बना और ये आपका क्या बना E2 के कारण बना, E2 के कारण बना क्योंकि E2 का जो एंगल है वो माइनस 30 डिग्री है। अब देखो दोनों के बीच में फेज एंगल पूछ रहा है स्टूडेंट,
क्या पूछ रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, कितना है। तो आप बताओ इसका फेज डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट, तो दिस एंगल माइनस क्या होगा, दिस एंगल होगा। मतलब ये पूरा एंगल को निकालना है, ऊपर वाला 45 है, नीचे वाला कितना है, 30 है, दोनों एंगल को निकालना होगा स्टूडेंट। तो दोनों एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, θ1 माइनस क्या करेंगे, θ2 करेंगे। इसका मतलब ये 45 डिग्री हो जाएगा और माइनस θ2 कितना है आप स्टूडेंट, माइनस 30 डिग्री है। इसको क्या करना होगा, 45 डिग्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा 75 क्या हो जाएगा डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या होगा 75 क्या होगा डिग्री होगा। अब देखो स्टूडेंट इसको एक सेकंड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो, यदि यहां पर दोनों साइन एक दूसरे का अपोजिट होगा, दोनों साइन एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो चुपचाप क्या करना, ऐड कर देना। दोनों एंगल को क्या करना है, ऐड कर देना, ऐड कर देना। जब साइन क्या हो, अपोजिट हो, तो ये आपका π/4 है स्टूडेंट, और ये आपका क्या π/6 है। दोनों एंगल को आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। जब ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला क्या माइनस है, तो दोनों एंगल को क्या करना है, ऐड कर देना। ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट π/4 और π/6। π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। π/6 का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 75 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्या शॉर्ट ट्रिक है, ये आपका क्या है शॉर्ट ट्रिक है, ये आपका क्या है शॉर्ट ट्रिक है, और ये आपका बेसिक ट्रिक है। चलो स्टूडेंट आप समझते हैं, आप समझते हैं कि यदि आपका इस तरह का प्रॉब्लम दिया गया तो एंगल क्या हुआ, 75 डिग्री हुआ। चलो स्टूडेंट आप समझते हैं कि यदि यहां पर माइनस के जगह पर प्लस होता तो E1 के कारण जो एंगल बनता, E1 के कारण, ये प्रॉब्लम का स्टूडेंट क्या, ये आंसर है। ये आपका क्या 5 नंबर का प्रॉब्लम का क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, इसको आपको याद रखना होगा। चलो स्टूडेंट आप समझते हैं कि यदि वहां पर प्लस रहता तो क्या होता। यदि ये आपका माइनस के साथ सॉल्यूशन कर दिए स्टूडेंट, यदि आपका वहां पर प्लस रहता तो क्या होता, तब क्या होता, वो भी चीज क्या करो समझ लो। यदि वो प्लस रहता तो आपको क्या करना होता। चलो हम प्लस लेके बनाते हैं स्टूडेंट। अब प्लस लेके बनाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस लेके तो बना दिए, अब देखो प्लस लेके यदि बनाएंगे स्टूडेंट, यदि यहां पर प्लस रहेगा तो देखो E1 के कारण जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, θ1 होगा, और θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। और E2 के कारण जो एंगल बनेगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, θ2 होगा, उसका एंगल क्या होगा, π/6 होगा। π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री होता है। π/4 का मतलब स्टूडेंट कितना होता है, 45 डिग्री होता है, क्योंकि पाई के जगह पर आपको क्या पुट करना है, 180 डिग्री पुट करना है। पाई के जगह पर क्या करना है, 180 डिग्री पुट करना है, तब आपको मिल जाएगा। चलो स्टूडेंट ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। E1 कितना एंगल बना रहा है, E1 कितना एंगल बना रहा है और E2 कितना एंगल बना रहा है। तो E1 स्टूडेंट कितना एंगल बना रहा है, रेफरेंस लाइन से E1 कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। देखो 45 डिग्री बना रहा है। रेफरेंस लाइन से E2 कितना एंगल बना रहा है, तो E2 कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट, E2 आपका कितना एंगल बना रहा है, तो E2 आपका स्टूडेंट ये आपका कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ये आपका E1 है और ये आपका क्या स्टूडेंट, E2 है। अब देखो E1 और E2 के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा, वही आपसे पूछेगा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस तो स्टूडेंट ये वाला एंगल को आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। पूरा एंगल 45 है, निचका वाला 30 है, तो ये वाला एंगल जो ब्लू कलर का वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। आपका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 15 डिग्री आ जाएगा, यदि वहां पर प्लस रहेगा। इसका मतलब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब दोनों प्लस रहे तब क्या करना, बड़ा में से छोटा को क्या करना, घटाना है। जब दोनों प्लस रहे, यहां पर क्या है, दोनों प्लस है, यहां पर क्या है, दोनों प्लस है, तो बड़ा में से छोटा को क्या करना है, घटाना है। इसका मतलब θ1 बड़ा है और θ2 क्या है, कम है। तो θ1 कितना है, 45 डिग्री है, और ये θ2 कितना है, 30 डिग्री है। आंसर बा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि यदि प्रॉब्लम चेंज आंसर चेंज, प्रॉब्लम चेंज आंसर चेंज। यहां पर प्लस था, दोनों जगह प्लस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी आ जाएगा। क्या होगा, डी होगा। जब यहां पर माइनस था तो आंसर क्या हुआ था, ए हुआ था। दोनों को लेकर स्टूडेंट क्या किए, बना दिया प्रॉब्लम बढ़िया तरीका से। इसका मतलब है जब अपोजिट साइन होगा तब ऐड कर देना है, और जब सेम साइन होगा तो बड़ा में से छोटा को क्या करना है, घटा देना है। जब सेम साइन होगा तो बड़ा में से छोटा को क्या करना है, घटा देना है। ये आपका क्या स्टूडेंट 5 नंबर प्रॉब्लम का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो स्टूडेंट आप देखते हैं 6 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। 6 नंबर आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। वो आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। उसका हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे कि उस तरह का प्रॉब्लम यदि एग्जाम हॉल में देखने को मिले तो कैसे बनाएंगे। 6 नंबर
नंबर का प्रॉब्लम। 6 नंबर में क्या स्टूडेंट आपका प्रॉब्लम दिया गया, VT इज इक्वल टू क्या दिया गया, 3 + 4 cos और क्या स्टूडेंट 3t है। चलो अब देखो यहां पर दो सिग्नल है, ये आपका क्या सिग्नल है, ये आपका डीसी सिग्नल है, क्योंकि यहां पर टाइम नहीं है, सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं, डीसी सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका cos 3t है, ये टाइम के साथ क्या करेगा, ये टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। इसका मतलब ये सिग्नल जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, एसी सिग्नल होगा, ठीक है। अब आरएमएस वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो डीसी का जो आरएमएस वैल्यू होगा, डीसी का जो आरएमएस वैल्यू होगा जो रहेगा वही आपका होगा। इसका मतलब इसका जो आरएमएस वैल्यू है, इसका आरएमएस वैल्यू को हम लोग मानते हैं स्टूडेंट वी आरएमएस 1। ये आपका डीसी सिग्नल है, तो डीसी सिग्नल का आरएमएस जो होगा वही होगा जो वैल्यू है, ये आपका क्या होगा 3 होगा। बट आपका एसी सिग्नल का जो आरएमएस होगा स्टूडेंट, इसको हम आरएमएस क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। बट इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये v के टर्म में दिया गया, तो vm बाई क्या होगा, √2 होगा। vm बाई क्या होगा, √2 होगा। तो vm के जगह पर क्या होगा, 4 है, तो 4 बटा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 4 बटा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका आरएमएस वैल्यू 3 होगा, इसका आरएमएस वैल्यू 4 बटा क्या होगा, √2 होगा। दोनों सिग्नल का रिजल्टिंग आरएमएस निकालने के लिए बोलेगा, रिजल्टिंग आरएमएस निकालने के लिए बोलेगा, कुछ ना करना है, स्क्वायर करना है, और क्या करना, VRMS 1 का होल स्क्वायर प्लस VRMS 2 का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। इंडिविजुअल निकाल लेना है, उसके बाद रिजल्टिंग निकालने के समय इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना, और होल का क्या कर देना है, रूट चढ़ा देना है। तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका क्या निकला है, 4 बटा √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये रिजल्टिंग आरएमएस का फॉर्मूला है। 3 3 9 और ये 4 4 16, रूट को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 8, ये इसको ऐड करेंगे 9 + 8, तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट √17। √17 क्या हो जाएगा, √17 वोल्ट आ जाएगा। इस सिग्नल का क्या हो जाएगा, आरएमएस हो जाएगा। इस सिग्नल का क्या हो जाएगा, आरएमएस हो जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट इस तरह करके याद रखना है। यदि अभी तीसरा सिग्नल रहता तो VRMS 3 का क्या करते, स्क्वायर करते। तीसरा सिग्नल रहता तो VRMS 3 का क्या करते, स्क्वायर करते। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। इसका इंडिविजुअल आरएमएस निकालो, इसका इंडिविजुअल आरएमएस निकालो, इसका इंडिविजुअल आरएमएस क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब डीसी का आरएमएस क्या होगा, जो वैल्यू होगा वही उसका क्या होगा, आरएमएस होगा। एसी सिग्नल का आरएमएस का फॉर्मूला क्या होगा, VM बाई क्या होगा, √2 होगा। VM बाई क्या होगा, √2 होगा। तो VM के जगह पर 4 और फॉर्मूला में होगा √2। इसका मतलब इसका फॉर्मूला को लगाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √17 आ जाएगा। इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो आगे क्यों चलते हैं, 7 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। ये आपका लास्ट प्रॉब्लम है। लास्ट प्रॉब्लम का ये कॉन्सेप्ट को हमको समझना है स्टूडेंट। ये आपका आरएमएस निकालने का तरीका है, इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। अब देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 भी क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से भी कॉन्सेप्ट कुछ सीखने को मिलेगा, यहां से भी प्रॉब्लम आया हुआ है। चलो देखते हैं। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 7 है, ये लास्ट प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन को हम लोग बढ़िया तरह से करके जाएंगे स्टूडेंट। 7 नंबर प्रॉब्लम क्या है, ये आपका Z1 है। Z1 का वैल्यू क्या दिया गया है, 20 एंगल कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। और Z2 का वैल्यू कितना डिग्री दिया गया, 5 एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। क्या बोल रहा है, Z1 बटा Z2, Z1 बटा क्या बोल रहा है, Z1 बटा क्या बोल रहा है, Z2। अब देखो स्टूडेंट पहले फॉर्मूला बताते हैं। यदि Z1 यदि इस तरह रहता A एंगल θ1 और Z2 यदि रहता B एंगल θ2, इसका फॉर्मूला क्या होता, A बटा क्या होता B, और यहां पर क्या होता θ1 बटा क्या होता θ2 होता। फिर सॉल्व करते स्टूडेंट, तो फॉर्मूला होता A बटा B, और जब थीटा डिवाइड में रहेगा तो इसका रिजल्टिंग जो होगा θ1 माइनस क्या होगा, θ2 होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। यह फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। मैग्नीट्यूड को भाग देंगे और एंगल को क्या करेंगे, दोनों एंगल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो अब देखो Z1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, Z1 बाई क्या बोल रहा है, Z2 बोल रहा है। Z1 का वैल्यू क्या है, 20 बटा कितना, 20 एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और Z2 का वैल्यू 5 एंगल क्या है स्टूडेंट,
30 डिग्री है, तो आपका क्या हो जाएगा 20 बटा क्या हो जाएगा 5, और एंगलवा हो जाएगा 60 माइनस क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 4, ये हो जाएगा 4, और एंगल को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम का स्टूडेंट आंसर होगा 4 एंगल क्या होगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो अब Z1 बटा Z2 पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि स्टूडेंट यहां से कुछ दूसरा चीज पूछेगा तो आप कैसे बनाओगे? यदि ये है तो Z1 बटा Z2 पूछेगा तो ये फॉर्मूला को याद रखेगा, ये फॉर्मूला से इस प्रॉब्लम को क्या किया सॉल्व किया, 4 एंगल क्या होगा 30 डिग्री आएगा। चलो अब देखो, अब दूसरा प्रॉब्लम बताते हैं। यदि उस तरह का प्रॉब्लम पूछेगा तब, यदि ये Z1 और Z2 है, यदि आपसे पूछता Z1 गुना Z2 निकालो, वहां पर डिवाइड निकालने के लिए बोला था, यहां पर गुना बोलेगा तो आप कैसे निकालेगा? तो 20 एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। गुना क्या करना है, जो वैल्यू दिया गया 5 एंगल क्या दिया गया 30 डिग्री दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड को क्या करना गुना कर लेना है, गुना का चिन्ह है तो 20 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आज जब गुना में एंगल रहता है तो सिंपल क्या होता है ऐड होता है, सिंपल क्या होता है ऐड होता है। तो 60 प्लस क्या हो जाएगा 60 प्लस क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 20 पचे कितना हो जाएगा 100, और एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 100 एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि ए एंगल θ1 और आपका इस तरह मिले, इस तरह मिले B एंगल θ2 मिले, तो इसका रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगा? तो आपको बोलना A गुना B और क्या हो जाएगा θ1 प्लस क्या हो जाएगा θ2 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई में रहे तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और जब डिवाइड में रहे तो आपको अभी बताए थे यदि ये आपका डिवाइड में रहे, यदि आपका ये डिवाइड में रहे स्टूडेंट, तो क्या करना A बटा B और एंगल क्या हो जाएगा θ1 माइनस क्या हो जाएगा θ2 हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई में ये फॉर्मूला लगेगा और डिवाइड में क्या लगेगा ये फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों फॉर्मूला को क्या करना याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट 7 प्रॉब्लम में 7 डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट था, सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग डीलिंग किए। ये सातों प्रॉब्लम को क्या करना है अपने कॉपी में रिवीजन करके बार बार प्रैक्टिस करना है, और सभी कॉन्सेप्ट को क्या करना याद रखना है। ये आपका कहां से प्रॉब्लम लिया गया स्टूडेंट? तो टॉपिक्स का नाम है एसी फंडामेंटल। क्या है? एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल का ये क्या है सातों प्रॉब्लम है। एसी फंडामेंटल, फंडामेंटल का क्या है स्टूडेंट? ये 7 प्रॉब्लम आपका डिस्कशन किए यहां पर। किसका? एसी फंडामेंटल का, एसी फंडामेंटल का, एसी फंडामेंटल का। ठीक है, एसी फंडामेंटल का क्या किए स्टूडेंट 7 गो प्रॉब्लम को क्या किए डिस्कशन किए। ये सातों प्रॉब्लम का क्या करना है आपको अपने कॉपी में सॉल्यूशन बना लेना है। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेना है। वंदे मातरम स्टूडेंट।